नमस्कार दोस्तों, 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे बोलते हैं। पर गणतंत्र होने का मतलब क्या है? आज के वीडियो में हम जानेंगे कि राजतंत्र से गणतंत्र की जो यात्राएं हैं वो कैसे पूरी होती हैं और साथ में गणतंत्र होने का रियल मीनिंग क्या है वो भी जानेंगे आप। टॉपिक छोटी है पर डिस्कशन हम लोग थोड़ा लंबा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत देश का संविधान लागू हो गया और यूं कहें तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रद्द हो गया। उसके बाद हमारा सिस्टम न्यू तरीके से चला, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर चला। पर 2 मिनट हम लोग इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पर बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हुआ था। वहां किंग जॉर्ज ने बताया था कि हम 1948 आते आते भारत छोड़ देंगे, पर माहौल ही कुछ ऐसा था कि उन्हें कुछ जल्दीबाजी करनी पड़ी और 18 जुलाई 1947 को क्राउन की तरफ से एक एसेंट आया कि हमने एक्ट को पूरा कर लिया है। आपको बता दें फ्रेंड्स कि जैसे हमारे यहाँ कोई बिल एक्ट कब बनती है, जब वो लोकसभा से राज्यसभा में पास होती है और राज्यसभा से जब प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं तो वो बिल एक्ट बन जाती है। सेम वहां भी कोई भी बिल जब हाउस ऑफ कॉमन्स में आती है, वहां से पास होकर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाती है, उसके बाद जब वहां क्राउन साइन कर देते हैं तो वो एक्ट बन जाती है। उसमें लिखा हुआ था कि ये बिल पूरी तरह से 15 अगस्त 1947 को लागू होगा, यानी कि इट विल बी अपॉइंटेड ऑन 15 अगस्त 1947। इसकी वैल्यू 15 अगस्त से की जाएगी। फ्रेंड्स, हम लोग 15 अगस्त को इसलिए स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं क्योंकि 15 अगस्त को ही द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पूरी तरह से लागू हुआ था। इस एक्ट का मतलब था कि भारत से ब्रिटिश रूल का खत्म हो जाना, भारत का संपूर्ण आजाद हो जाना। साथ ही इसमें यह भी लिखा था कि भारत का जो इलाका है वो 2 डोमिनियन में बटेगा, एक भारत और एक पाकिस्तान। फ्रेंड्स, डोमिनियन का नाम आपने सुना होगा अगर आपने स्वाधीनता का इतिहास पढ़ा होगा तो। ये वर्ड काफी आते हैं स्वाधीनता के बारे में पढ़ने पर। यह आपको मैं समझाता हूं एक एग्जांपल के जरिए। मान लीजिए कि 2 देश हैं, एक S1 और एक S2। S2 S1 की अपेक्षा काफी कमजोर देश है, पर फिर भी किसी न किसी वजह से S2 का S1 से झगड़ा हो जाता है। फिर S2 बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, तो उन दोनों के बीच एक सहमति होती है। उसके बाद S2 के पास ये राइट होता है कि उसके पास खुद की कॉन्स्टिट्यूशन हो, खुद के मिलिट्री पावर हो, यहां तक कि फॉरेन पॉलिसी में भी S1 S2 की हस्तक्षेप नहीं करेगा, पूर्ण तरीके से स्वतंत्र कर देता है S2 को S1। यही होती है डोमिनियन। पर हाँ, इसके पीछे एक लिमिटेशन जरूर है कि जो हेड ऑफ स्टेट होंगे वो S1 के ही होंगे, यानी कि जब S2 के बारे में कहा जाएगा तो ये जरूर कहा जाएगा कि S2 S1 के अधीन है। हमारा भारत जो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था वो रियल मायने में आजाद नहीं हुआ था। वो डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट नहीं बना था उस टाइम, स्पेशली उस टाइम वो डिपेंडेंट से डोमिनियन बना था। और जब तक कि संविधान बन नहीं गए, 1950 को लागू नहीं हो गया, तब तक भारत एक डोमिनियन ही था और वो डोमिनियन था यूनाइटेड किंगडम लंदन का। उसके बाद जब 15 अगस्त 1947 को हमारी देश आजाद हुई थी तो कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक हमारे देश में कौन सी शासन व्यवस्था चलेगी। इसका भी हल इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में ही लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि जब तक संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाते, संविधान लागू नहीं हो जाते, तब तक भारत में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लागू होगा और वही चलेगा। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनकर तैयार हुआ था उसमें 395 आर्टिकल्स थे और उसमें 200 प्लस आर्टिकल्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था। इसकी महत्ता को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद कहा गया था कि जैसे ही ये संविधान लागू हो जाएंगे ये दोनों एक्ट रद्द कर दिए जाएंगे। आइए अब रिपब्लिक के मतलब को समझते हैं। रिपब्लिक लैटिन भाषा के शब्द रेस पब्लिका से लिया गया है, जिसमें रेस पब्लिका का मतलब पब्लिक से होता है, जनता से होता है। यानी कि कोई भी राज्य किसी भी राजा का बपोटी नहीं है, उसकी ठेकेदारी नहीं है, राज्य जनता का है। और इसलिए कहते हैं ना कि जहां पे राजतंत्र खत्म होती है वहीं पे गणतंत्र शुरू होता है। अब कोई भी देश बोलता है कि हम रिपब्लिक हैं, उससे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इसकी बात हम करते हैं। देखिए, हेड ऑफ स्टेट जहां भी इलेक्टेड होंगे वहां हम लोग बोल पाएंगे कि ये स्टेट जो है, ये कंट्री जो है वो रिपब्लिक है। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ
हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट को कहा जाता है, वहीं हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है। और हम उस देश को रिपब्लिक कंट्री बोल सकते हैं जहां किसी को विशेष अधिकार न प्राप्त हो और जहां की सॉवरेनिटी, संप्रभुता जनता के हाथ में हो। देखिए, कोई भी देश अगर मोनार्की है, अब्सोल्यूट मोनार्की है, राजतंत्र का बोझ अभी भी ढो रही है, तो वो तुरंत राजतंत्र से गणतंत्र की ओर नहीं आ जाती, इसमें काफी समय लगते हैं। इसलिए मोनार्की एक होती है, एक अब्सोल्यूट मोनार्की होती है और एक पार्शियल मोनार्की, बोले तो मिक्स्ड मोनार्की होती है। उससे भी थोड़ा ऊपर का अगर लेवल की बात करें तो उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बोलते हैं, और उसके बाद तो अब्सोल्यूट डेमोक्रेसी आ ही जाती है। फ्रेंड्स, मिक्स्ड मोनार्की क्या होती है ये आपको अगर समझाएं तो हम ऐसे समझेंगे कि अगर कोई देश है, वहां पे कंप्लीट राजतंत्र चल रहा है, पर लोग वहां के जागरूक हुए, उन्होंने विद्रोह किया, तो राजा क्या करती है कि सत्ता के कुछ पार्ट को जनता में शेयर कर देती है। यानी कि वो सत्ता पर तो कब्जा किए रहेंगे ही, पर कुछ पार्ट जो है उसमें लोगों की भी भागीदारी होगी कि कुछ हिस्से को, कुछ सीट्स को जनता खुद भी डिसाइड कर सकती है। इसे हम लोग मिक्स्ड मोनार्की कहते हैं। वहीं अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात करें तो यहाँ राजतंत्र सिर्फ नाम मात्र का रहता है। यानी कि जैसे एग्जांपल में अभी न्यूजीलैंड को देख सकते हैं आप, ऑस्ट्रेलिया को देख सकते हैं, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाला देश है। और हाँ, एक बात आपको बता देते हैं कि हमारे जो लास्ट गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, वो उन्हें अपॉइंटमेंट किसने किया था, उन्हें किसने सत्ता पर बिठाया था? ऑब्वियसली किंग जॉर्ज ने, यूनाइटेड किंगडम के किंग ने। पर सहमति किसकी थी? सहमति हमारे भारत की ही थी। तो समझ लीजिए कि उस टाइम हमारा भारत कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाला देश था, उस बीच के 2 से 3 साल में। पर अब हमारा भारत जो है लास्ट स्टेज जो होता है वो होता है अब्सोल्यूट डेमोक्रेसी, जिसमें हमारा भारत भी आता है। अब सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात कि हम किस स्तर तक गणतंत्र हो पाए हैं। टू व्हाट एक्सटेंट हैव वी बीन रिपब्लिक? फ्रेंड्स, किसी भी चीज को देखने के 2 नजरिए हो सकते हैं। एक तो प्रोसीजर, औपचारिक रूप से, कि अगर जो लिखित शर्तें हैं उसको हम पूरा करते हैं मतलब हम गणतंत्र हैं। और एक होता है सब्सटेंटिव, यानी कि तात्विक तौर पे अगर हम किसी चीज को दिल से स्वीकार करते हैं, उस मामले में हम कहां तक पहुंचते हैं, इंटरनलिज्म क्या है हमारा। उसके बाद 2 चीजें होती हैं। जहां अगर प्रोसीजर की बात करें तो वो हम सारी शर्तें डेफिनेटली पूरा कर पाते हैं, क्योंकि हमारे जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो सेलेक्टेड नहीं इलेक्टेड होते हैं। ठीक है कि हम लोग इसी इनडायरेक्ट वे में प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, लेकिन होते तो इलेक्टेड ही हैं। उन्हें जो वोट करते हैं एमएलए और एमपी, उन्हें तो हम डायरेक्ट वे में चुनते ही हैं। तो ये शर्त को पूरा करते हैं, ठीक है। और हमारे देश में संप्रभुता जो है वो भी जनता के पास है। ये संविधान के प्रस्तावना में क्लियर लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात यह है कि हमारे देश में कोई प्रिविलेज क्लास नहीं है, यानी कि किसी भी लोगों को विशेष अधिकार का दर्जा प्राप्त नहीं है। इस संदर्भ में थोड़ी सी डिस्कशन इस बात पर होती है कि राज्यसभा में जो 12 मेंबर मनोनीत आते हैं, सेलेक्टेड आते हैं, इनके बीच थोड़ी बहस खींची-तानी होती रहती है। पर आप ही बताइए कि जो 12 जो मेंबर आते हैं वो प्रेसिडेंट के कोई पड़ोसी तो होते नहीं है, उन सब ने सोशल कंट्रीब्यूशन की होती हैं, उसके बेस पर उन्हें 6 साल के लिए सेलेक्ट किया जाता है। तो ये भी एक मुद्दा है नहीं, ये छोटी सी बात है जो कि ऐसी उड़ जाती है हवा में। तो इस शर्त को भी पूरा करता है। तो कागज पर अगर करें, लिखित तौर पे हमारा देश पूरी तरह से गणतंत्र होने के वादे को पूरा करता है। पर सवाल ये कि क्या हम सही अर्थों में गणतंत्र के वैल्यू को समाहित कर पाए हैं, गणतंत्र के वैल्यू को समझ पाए हैं? बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर हम इस वैल्यू को समझते, गणतंत्र का वैल्यू क्या कहता है कि वंशानुगत शासन नहीं होना चाहिए, सभी लोगों को बराबर अधिकार मिलने चाहिए ताकि सभी लोग शासन का हिस्सा बन सके। पर अब तक जो सीएम और पीएम बने हैं, आप एक बार डेफिनेटली ध्यान से सोचिएगा कि वो इस बेसिस पर बने हैं कि वो योग्य ही थे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछों की बात कर रहा हूं। उनके बारे में आप सोचिएगा कि क्या वो सच में उस पद के योग्य थे या फिर वो इसलिए बन पाए क्योंकि उनके पूर्वज भी उस क्षेत्र में ऑलरेडी से थे ही। देखिए, फिलहाल 28 राज्य हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेश जहां की सीएम के चुनाव होते हैं। टोटल हो गए 31। अब इस 31 में 22 से 23 में ये पाइएगा कि वहां वंशानुगत शासन ही चलते आ रहे हैं या फिर उसकी संघर्ष जारी है। अगर नहीं बन पा रहे, वर्तमान में सत्ता में नहीं है, तो होड़ में जरूर लगे हुए हैं, पर हैं ही। लेकिन इसमें जनता की भूमिका भी कम नहीं है।
हम राजतंत्र से लोकतंत्र में तो आ गए हैं, पर जनता के वैल्यू जो है, मूल्य जो है, वो अभी तक नहीं बदले हैं। वही एथिक्स में एक मूल्य की परिभाषा है ना, कि जिस नैतिक आदर्श को हम स्वीकार करते हैं और जिसके लिए हम लोग थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार रहते हैं, उसी को वैल्यू कहते हैं। और जनता भी थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस नहीं, जनता पूरी सेक्रीफाइस करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। और अब तक जनता खुद को प्रजा ही समझती आ रही है। अगर आप जुडिशरी की बात करें तो उसमें भी महिलाओं की प्रतिशत भागीदारी जो है 4 से 5 है, पर हमारे भारत में कम से कम 46 से 47% महिलाओं की आबादी है। फिर भी छोटे लेवल पर, छोटे जुडिशरी लेवल पर तो रिजर्वेशन के बेसिस पर कुछ महिलाएं आती भी हैं, पर जहां बड़े लेवल की बात होती है वहां महिलाओं की संख्याएं बिल्कुल नहीं देखी जाती। आप पार्लियामेंट में देख लीजिए, आपको महिलाओं की संख्या का अनुमान हो जाएगा। क्या इस सब के पीछे हमारे वो पुराने संस्कार जिंदा नहीं है कि सत्ता पुरुषों को ही मिलनी चाहिए? और क्या इस सोशल वैल्यू को लेकर हम लोग न्यू रिपब्लिकन वैल्यू सिस्टम बना सकते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दें कमेंट के थ्रू। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।